हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर 4 में जेई का जो क्वेश्चंस 1989, 91, 94 और उसके बाद वाले सालों में जो पूछे गए हैं उसको मिलाकर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस क्या हैं जो 94 में ये क्वेश्चन जेई का हैं। टू masses m1 2 kg, m2 3 kg आर सस्पेंडेड टुगेदर बाई massless स्प्रिंग of a spring constant 100 Newton per meter. When masses are in equilibrium, m1 2 kg mass has been removed out without disturbing the system. Find out new equilibrium position, kinetic energy at mean position, amplitude of vibration, potential energy at mean position, total mechanical energy. तो ये क्वेश्चंस का डायग्राम क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चंस में फर्स्ट क्या था, इस सिस्टम में दो मास दिया हुआ था m1 और m2 और ये दोनों मास को हम इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। इनिशियली ये दो मास इसमें सस्पेंडेड हैं, वन मास इज 2 kg और अनदर मास इज 3 kg। सपोज यहाँ पे जो स्प्रिंग का अनस्टेज लेंथ है, यानी जिसको हम लोग रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम एक्सटेंशन कंप्रेशन इन स्प्रिंग को डिस्क्राइब करते हैं, यानी ये हमारा रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में एट प्रेजेंट जो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग होगा फोर्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यानी एट इक्विलिब्रियम जब ये दोनों मास प्रेजेंट हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो इनिशियली बिफोर टू रिमूव 2 kg मास हम इसके फोर्स वाली डायग्राम के हेल्प से एक्सटेंशन इन स्प्रिंग को बता सकते हैं। और ये वैल्यू कितना आएगा, हमारा एक्सटेंशन इन स्प्रिंग का वैल्यू आएगा, एफ का वैल्यू 0 पुट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर दैट इज kx नॉट और टोटल वेट नीचे की ओर m1 प्लस m2 का टोटल मास 5 kg, 5 इंटू जी यानी 5g एंड इसके वैल्यू को 0 पुट करने से x नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, डेट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो इनिशियल जो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग है यानी इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो हमारा 50 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्टेट का मतलब लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन ना हो, इस मास 2 kg को रिमूव आउट किया गया। तो रिमूव करने का मतलब अब इसमें जो मास होगा ओनली वन मास होगा, डेट विल बी 3 kg। अब नीचे जो लोड है अब तो 5 kg है नहीं, पर स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो तो जैसे पहले लग रहा था अभी भी वैसा ही लगेगा। सो सिस्टम क्या होगा, यहाँ से वापस लौटेगा। ये हमारा रेफरेंस लाइन था जिस पोजीशंस के हेल्प से हम स्प्रिंग का एक्सटेंशन कंप्रेशन बताते हैं। सो अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी अब न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या होगा ड्यूरिंग ऑसिलेशन। एसएच में इक्विलिब्रियम पोजीशंस जो न्यू होंगे, यानी अब 3 kg वाला मास जो है हमारा इसको कहाँ पर बैलेंस करेगा, अब हमें ये देखना है। तो मान लो यहाँ से रिटर्न बैक होकर ये मास एवब की ओर जा रहा है और फिर ये वापस में लौटेगा। तो इसके वो पोजीशन हमें बताना है जहाँ पर क्या हो, हमें उस पोजीशंस को शॉर्ट आउट करना है जहाँ पर अब नेट फोर्स का वैल्यू फिर क्या हो, 0 हो। भले वहाँ पर वो वेलोसिटी गेन कर लेगा क्योंकि हमने इसको रिलीज़ किया है। पहले ये लोड 5 kg था, है ना, ये हम इसका दिखा रहे हैं जो रेफरेंस लाइन था, है ना। अब ये हम इसका दिखा रहे हैं सपोज ड्यूरिंग मोशन ये ब्लॉक अब ओनली 3 kg का मास है, ये ऊपर जा रहा है और ये हमारा सपोज न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस को शो कर रहे हैं। रेफरेंस लाइन से न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लेंथ को हम यदि x नॉट डैश से रिप्रेजेंट करें, पहले ये कितना था जब दोनों मास प्रेजेंट था तो हमने अभी कैलकुलेट किया इट वाज 50 सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो हमारा आएगा x नॉट का वैल्यू 3 kg का मास नीचे और स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो kx नॉट डैश माइनस 3g इजकल टू 0। तो x नॉट डैश इजकल टू ये मास कितना है तो 3 इंटू जी 30 डिवाइड बाई 100, यानी अब ये वैल्यू आएगा 30 सेंटीमीटर। पहले था ये 50 सेंटीमीटर, अब ये हमें क्या दिख रहे हैं 30 सेंटीमीटर, यानी ये ऊपर की ओर मूव करेगा। और न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस 30 सेंटीमीटर का मतलब नीचे से नहीं, ये रेफरेंस लाइन से अब ये हमें 30 सेंटीमीटर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस दिख रहा है, पहले ये 50 सेंटीमीटर था।
अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है वो ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगी। तो ये हम लोग एसएचएम के कंसेप्ट से अर्ली लर्न कर रखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार करता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। हमने जो रिलीज़ किया है रेफरेंस लाइन से 50 सेंटीमीटर के नीचे वाले पोजीशन से रिलीज़ किया है। अब ये 30 सेंटीमीटर इस रेफरेंस लाइन से अब ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है। 5 kg होता तो ऑब्वियसली ये यही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता, पर ये 3 kg है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी इसको 0 0 ले रखें, ये वैल्यू 1 1 है। और नेक्स्ट हम इसको देखिए, ये यदि हम 30 दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा थोड़ा बड़ा ले लें 30, ताकि ये हमें 20 दिखे, नीचे से ये 20 दिखे। तो ये हमारा 2 2 न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस को बता रहा है। तो जब ये ब्लॉक हमारा इस लाइन को पार करेगा, जो मैंने लेफ्ट साइड बताया था, उस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी ये हमारा रेफरेंस लाइन से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अब ये रेफरेंस लाइन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये ऊपर की ओर पार कर रहा है। और जब ये पार कर रहा है उस वक्त की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। ये 1 1 पोजीशन से 2 2 पोजीशंस के बीच में हम इसके इक्वेशंस को लिखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम को यदि हम अप्लाई करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स में हम स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू लिखेंगे, यानी स्प्रिंग का वर्क, ग्रेविटी का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इस रेफरेंस लाइन, ऑल्दो ये रेफरेंस लाइन है जिसके हेल्प से हम स्प्रिंग के एक्सटेंशन और कंप्रेशन का मेजरमेंट करते हैं, पर ग्रेविटी का जो वर्क है उसमें हम रेफरेंस लाइन अपना इस लाइन के बजाय हम कोई और भी पोजीशंस को ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ था, अब ये यदि 2 2 डैश पोजीशन पर हैं तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा। कितना वर्क होगा, तो वर्क ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू 3 kg का मास इंटू जी। अब ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है, टोटल ये 50 सेंटीमीटर था और ये मैंने बताया 30 सेंटीमीटर हैं, तो नीचे से ये शिफ्ट कितना किया 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 विथ माइनस साइन, डेट इज इक्वल टू -6 जूल। ये ग्रेविटी का वर्क हुआ। स्प्रिंग का वर्क क्या लिखेंगे, तो स्प्रिंग का वर्क का फॉर्मूला होता है K/2 XI² XF²। XI और XF दोनों जो हैं हम कहाँ से मेजर करते हैं, स्प्रिंग के केस में मेजर करते हैं विथ रेफरेंस टू रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या है, तो फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग और स्टेट क्या हूँ, अंडर अनस्ट्रेच कंडीशन। अनस्ट्रेच कंडीशन का मतलब दिस वन, ये हमारा रेफरेंस लाइन स्प्रिंग के लिए है। तो एक्स आई मतलब इनिशियली ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तो वर्क ऑफ स्प्रिंग क्या लिखेंगे 100/2 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना है, तो 0.3 का स्क्वायर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा 100/2 और ये वैल्यू 16 इंटू 10⁻², तो ये वैल्यू आएगा 8 जूल। तो वर्क ऑफ स्प्रिंग हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब इस पोजीशन पर यदि आया है तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 8 + 6 यानी 8 - 6, ये वैल्यू हो गया हमारा स्प्रिंग का वर्क 8 और ये वैल्यू -6 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इनिशियली क्या था 0, जब इस लाइन को पार करेगा तो इस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ रहा है 2 जूल। यानी जब ये मेन पोजीशन को पार कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या है 2 जूल। इससे हम वेलोसिटी बता सकते हैं बाई पुटिंग हाफ mv², m का वैल्यू 3 kg है, तो v इक्वल टू 2 इधर आ जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ब्लॉक
मीन पोजीशन को पार करेगा, हम इसको मीन पोजीशन नहीं बोल रहे, ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार करेगा, तो उस वक्त की वेलोसिटी √4/3 मीटर पर सेकेंड होगा, और उस वक्त की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू 2 जूल है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आना है। देखिए, इनिशियली जहाँ से हम रिलीज़ किए थे उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी क्या थी सिस्टम की? जिस वक्त हमने रिलीज़ किया था उस वक्त ग्रेविटेशनल, मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट इस डेरिवेशन में, 1 से 2 के बीच में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, हम 1 को रेफरेंस लिए थे और 2 का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए थे। तो इनिशियली जिस वक्त ये रिलीज़ किया गया था पोजीशन 1,1 से, उस वक्त सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या थी? तो टोटल एनर्जी में क्या क्या होते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में 2 पार्ट आएंगे, क्योंकि स्प्रिंग इन्वॉल्व हैं तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी इन्वॉल्व है, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम कहाँ से डिफाइन करेंगे? तो डैट इज़ देयर नेचुरल स्टेट से। नेचुरल स्टेट का मतलब ये हुआ जब स्प्रिंग अपना अनस्टेज है। इस बात का ध्यान रखेंगे या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हम इसके रेफरेंस लाइन यानी जो नेचुरल स्टेट हैं वहाँ से डिफाइन करेंगे। तो हाफ के इंटू पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होते हैं वो हमारा होता है xF² - xi², चूँकि इसमें xi का वैल्यू हम यहाँ के रेफरेंस में इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो आप भले इधर के मोशन के लिए इनिशियल होगा, पर स्प्रिंग की जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो रेफरेंस लाइन से ये देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितना हमारा 50 सेंटीमीटर, ये तो नेचुरल है, तो ये नेचुरल में तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, इसके रेफरेंस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का वो वैल्यू कितना है 100/2 इंटू 0.5 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू 12.5 जूल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस हम कोई भी ले सकते हैं। यदि इसी को अपना रेफरेंस लाइन ले लें तो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, यदि हम इसको रेफरेंस लाइन लेते तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नीचे का नेगेटिव हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम अपने रेफरेंस लाइन को चेंज कर सकते हैं, पर स्प्रिंग में हमेशा हम स्प्रिंग के उस स्टेट से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे जब स्प्रिंग हमारा क्या हो, नेचुरल स्टेट में हो, अनस्टेज कंडीशन में हो, और फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग से उसके एक्सटेंशन और कंप्रेशन का मेजरमेंट करेंगे। तो सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो 1,1 पोजीशंस पर हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना है? तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? तो ये वैल्यू आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू 0 प्लस स्प्रिंग का 12.5, ग्रेविटेशन का 0, दैट विल इक्वल टू 12.5 जूल। And this is also known as mechanical energy of the system. So इस स्प्रिंग मास सिस्टम का इनिशियल जो टोटल एनर्जी का वैल्यू है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या है? 1,1 पोजीशंस पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 12.5 जूल। और जब 2,2 पोजीशन को पार कर रहे हैं तो उस वक्त हमने क्या निकाला? इसकी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दैट इज 2 जूल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये 2 मीटर जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 6 जूल। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, देखिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हम इस एक्सटेंशन के लिए लिख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे हैं। उस पोजीशन पर स्प्रिंग में ऐसा कितना एनर्जी स्टोर्ड है, पहले इतना एक्सटेंशन था तो कितना स्टोर्ड है, अब ये इतना एक्सटेंशन है, यानी ये लेंथ देख रहे हैं यानी इतना एक्सटेंशन है, पहले ये एक्सटेंशन था, देखिए दोनों फिंगर को, अब ये एक्सटेंशन है। तो इस एक्सटेंशन के लिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ये एक्सटेंशन लेंथ कितना है हमारा? दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? ये भी मैंने इसके पहले निकाला था, फिर आप चाहो तो लिख सकते हो k/2, और अभी एक्सटेंशन कितना है? तो 30 सेंटीमीटर 0.3 का स्क्वायर, ये 100/2 यानी, और ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻2 यानी 4.5 जूल। तो टोटल एनर्जी जब ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार कर रहा है तो अगेन यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये मैंने लिखा था 1,1 पोजीशन पर, अब हम इसका 2,2 पोजीशन पर लिख रहे हैं। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 2,2 पोजीशन पर क्या है? 2 जूल, और इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? दैट इज 6 जूल। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? तो 4.5 जूल, और टोटल एनर्जी का वैल्यू फिर कितना है? तो 12.5 जूल। अब हमें ये पता लगाना है कि ये स्प्रिंग ऊपर अब कितने डिस्टेंस पर जाकर स्टॉप करेगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि वेयर दिस विल वी स्टॉप, यानी जहाँ पर ये स्टॉप करेगा, मुझे नहीं पता है कि इस रेफरेंस लाइन यानी नेचुरल लेंथ से ये ऊपर जाएगा या इसके पहले ही हमारा स्टॉप होगा। तो लेट मी कि ये रेफरेंस लाइन से एवब एक्स डिस्टेंस पर जाकर ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से ये रिटर्न बैक हो रहा है। तो हम इस x का वैल्यू निकालते हैं। यदि x का कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशंस हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब वो अब कुछ नीचे ही किसी पोजीशन पर स्टॉप होगा। सो स्टार्ट फ्रॉम 1 और इसको रेफरेंस लाइन से एवब ये पोजीशन तक हम मानते हैं कि जाकर ये स्टॉप हो रहा है, यानी यहाँ से फिर वापस आएगा, पर मुझे नहीं पता कहाँ स्टॉप होगा। सो इसको x लेते हैं जहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0, 1 से लेकर ये पोजीशंस जहाँ हम x दिखा रहे हैं ये रेफरेंस लाइन था। सपोज इसको 3 ले लें तो 1 से 3 के बीच में ग्रेविटी का वर्क लिखेंगे, 1 से 3 के बीच में हम क्या लिखेंगे तो स्प्रिंग का वर्क लिखेंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 पुट करेंगे। दोनों मेथड है, पोटेंशियल एनर्जी वाले इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, पर दिस मेथड इज बेटर मेथड कि हम यहाँ से इस पोजीशन के बीच में ग्रेविटी का वर्क लिखेंगे तो ग्रेविटी का टोटल वर्क कितना होगा, ये 50 सेंटीमीटर प्लस x। तो ये वैल्यू ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव वर्क होगा 3 इंटू 10, 3 kg मास इंटू 10, और ये वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, और ये वैल्यू x भी हम क्या ले रखें तो मीटर में। स्प्रिंग का वर्क क्या लिखेंगे तो स्प्रिंग का वर्क होते हैं k/2 इंटू XI का मतलब रेफरेंस लाइन से ये वैल्यू कितना है 0.5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना आएंगे -15 और ये वैल्यू -3x और ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू हमारा आएगा 5 यानी 12.5 है ना, ये 25 10⁻² 100 से कैंसिल हो जाएंगे 12.5 और ये वैल्यू कितना आएगा तो 100/2 इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ये देखें ये वैल्यू कितना हमारा आ रहा है 2.5 माइनस साइन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से पहले इसको अरेंज कर लें। दिस इज 2.5 माइनस 3x माइनस 100/2 इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार इसको चेक कर लें, ये वैल्यू 30x आएंगे, 3x नहीं 30x ये वाली वैल्यू। तो यहाँ हमारा अब वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रहा है 100x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू 20x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएंगे तुम्हारा 80 और ये 144 यानी 64। तो ये -12 प्लस माइनस 8/2 इसकी वैल्यू 2 आ रही है। एक वैल्यू आ रहा है तुम्हारा यदि यहाँ पे फिर से देखो ये वैल्यू -b हमने 5 से डिवाइड किया था, यदि मैं यहाँ पे और ये 2 इंटू एक और छूट गया 2a यानी ये वैल्यू 20, तो ये वैल्यू आ रहे हैं तुम्हारा 40। तो यहाँ पर -20/40 और दूसरा आ रहा है माइनस ध्यान से देखोगे ये वैल्यू -20 और ये दोनों प्लस लोगे तो -4/40 यानी ये वाली वैल्यू -50 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू -10 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो ऊपर का जो पोजीशंस आ रहा है वो 2 पोजीशन शो कर रहा है। बेसिकली 2 पोजीशंस है नहीं, हमने क्या बताया था कि रेफरेंस लाइन से एवब हमने माना था। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव आता तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाता, पर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये रुक रहा है कहाँ पर, रेफरेंस लाइन से नीचे 10 सेंटीमीटर, और ये नेक्स्ट कहाँ रुक रहा है तो रेफरेंस लाइन से 50 सेंटीमीटर नीचे, यानी स्टार्टिंग 50 से लेकर इस लाइन के बीच में ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। सो अब हम इस पूरे ऑब्जर्वेशंस को राइट हैंड साइड एक नए डायग्राम बनाकर समझाएं। यदि सभी चीज़ें समझ में आ गए हों तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, इस डिस्कशन से आपने जो सीखा उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपका। देखिए ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जो ब्लॉक हैं आपका, इसको रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में ये हमने लिया था सेलिंग, और नेक्स्ट ये हमारा ब्लॉक का ये स्प्रिंग का रेफरेंस लाइन है। इस पर हमने क्या किया था 2 और 3 दोनों मास को टैग करके इस पोजीशंस पर एक मास को हटा दिए थे और बच गया था हमारा 3 kg मास। रिलीज करने से पहले ये डिस्टेंस कितना था तो इट वाज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या था रेफरेंस लाइन।
अब इस क्वेश्चंस में कह रहा था कि न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस कौन सा होगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होते हैं जहाँ पर नेट फोर्स ड्यूरिंग मोशन जीरो हो। तो ये आया था हमारा, यदि इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आया था ऊपर से। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, याद होगा रेफरेंस लाइन का मतलब स्प्रिंग का एक्सटेंशन कंप्रेशन, जहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग मोशन क्या ऑब्जर्वेशन हमारा अब है कि ये इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जब ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशंस को पार कर रहा है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी हमने निकाला था 4/√3, 4/√3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका था वेलोसिटी। ठीक है, ये 3 kg का मास अब इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ के बाद फिर क्या है, ये कितना हो गया डिस्टेंस हमारा, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। ये स्टॉप कहाँ कर रहा है, तो इट विल स्टॉप हेयर, ये स्टॉप कर रहा है रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 और ये हमारा क्या है, यहाँ से देखा जाए 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40। 40 का मतलब ये हो गया कि यहाँ से ऊपर 20 और यहाँ से नीचे 20, ये इसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चंस में तुमसे पूछ रहा था ऑल्सो फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एबव कितना जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे कितना आ रहा है। सो यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन में यदि हम इस क्वेश्चंस को इस तरीके से राइज करें और तब आप इस क्वेश्चंस का जवाब क्या देंगे, जो जेई का ही क्वेश्चंस हैं, यानी इस डिस्कशन के बाद क्या जेई का क्वेश्चंस हैं, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग फोर्स कांस्टेंट दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब ये स्प्रिंग मास सिस्टम हैज़ एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 20 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड बताया। इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी is 12.5 जूल, यानी ये इनिशियल जो एक्सटेंशन था 2 और 3 दोनों मिलाने से 12.5 जूल था। तो क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट कहता है देन फाइंड आउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 जूल। तो ये तो हमने डेरिवेशन करके बताया था, तो ये करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 12.5 जूल, ये भी करेक्ट होंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। एंड सी पार्ट क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 10 जूल, तो ये भी करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था कितना 2 जूल, टोटल एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे, ये भी करेक्ट होगा। एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज, तो इसके बजाय इसमें एक और क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0 जूल। यूजुअली स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोग ये जानते हैं, ये सीखे हुए हैं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और इक्वल टू 0 होते हैं, पर यहाँ पर 0 नहीं है, यानी इसमें ऑल 3 ऑप्शंस, फर्स्ट 3 ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे बच्चे एक बात और देखिएगा, जैसे हमारे पास यही क्वेश्चंस रहता, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी 12.5 जूल है ना, और इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 20 सेंटीमीटर है, देन फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल्दो हमने काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम करके निकाला था, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है दैट इज देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये 20 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है और 20 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। तो आप क्या करो, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप एक नया स्प्रिंग ले लो, मतलब ये सारी चीज़ को भूल जाओ, ये सोचो कि हमारा इस पॉइंट से, इस लाइन से एक स्प्रिंग जो है वो हमारा, मतलब ये हमारा इससे ऊपर जा रहा है और इससे नीचे जा रहा है, मतलब इसको एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, और ये इसका क्या है, तो डेट इज़ देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या पढ़ा है, जब वो एक्सट्रीम से मीन पर आता है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होते हैं। तो यदि हमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड है, यानी हाफ के ए स्क्वायर, ए का मतलब मीन पोजीशन से, ये वैल्यू कितना है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
ये जो वैल्यू आएंगे यही हमारा काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन होगा। ऑल्दो हमने जो मेथड सिखाया वो अलग मेथड था, पर यहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड है। यदि हमारे पास ये क्वेश्चंस होता, ये सारे टिक हम नहीं करते और आपसे पूछते फाइंड आउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आपको तो ये पता ही नहीं था कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम वगैरह वगैरह दिया हुआ है, तो सिंपल इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है उसी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देना है, तो काइनेटिक एनर्जी में। देखिए ये वैल्यू कितना आ रहे हैं आपका 100/2 इंटू ये वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻², तो कट जाने से ये वैल्यू कितना आ रहा है 2 जूल। तो 2 जूल हो गया इसका मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। और टोटल मैकेनिक एनर्जी 12.5 है, उसमें 2 जूल माइनस कर दोगे तो हमें मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 जूल। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, पर ये जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज दिया हुआ था उसमें ये डायग्राम बिल्कुल नहीं दिया था। हमने एक तरीके से दो क्वेश्चंस 1989, 91 और 94 ये तीन क्वेश्चंस मिलाकर हमने आपको बताया था। ये क्वेश्चंस आपका 94 में था, ये क्वेश्चंस 91 में है। आप देख लीजिएगा, इसमें फिर एक 89 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं अपने पॉइंट को कंक्लूड करूं कि जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इस वाले पार्ट से अलग हैं, यूजुअली हम लोग को क्या रहता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सट्रीम पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी वही टोटल एनर्जी होता है, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब मीन पर आता है वो, तो वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी ही उसके टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। पर चूंकि ये मोशन दो फील्ड के प्रेजेंस में है, यानी दो इलास्टिक फोर्स और ग्रोटेशन फोर्स, यानी दो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हैं, उसके प्रेजेंट में ये मोशन हो रहे हैं। इस वजह से हमें ये क्वेश्चंस में इसके जैसा ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलता है। लेकिन वन थिंग जो हमें अपने माइंड में नोटिस करके रखना है वो ये कि जो एम्पलीट्यूड हैं जो मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर, उस एम्पलीट्यूड का जो एनर्जी मीन्स जो आएगा, ये मानते हुए कि ये जस्ट इस टाइप का ये क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट करके हाफ के ए स्क्वायर का वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम अगला जो क्वेश्चंस लेंगे, मैंने पिछले लेक्चर 3 में भी आपको समझाया था कि यदि हमारे पास दो ऑसिलेटर हैं, एक का पोजीशंस A/2 हैं और दूसरे का पोजीशन लेफ्ट साइड A/2 हैं, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चंस को फेजर रूल से समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर 5 में। थैंक यू बच्चों।